बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं हेतु आज हम नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आधुनिक हिंदी काव्य और प्रयोगवाद, इस पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। बीए तृतीय वर्ष की छात्राएं प्रस्तुत वीडियो से लाभान्वित हो सकती है। कृपया करके छात्राएं वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें। तो आज हम प्रयोगवाद की संक्षिप्त में रूपरेखा के बारे में चर्चा करेंगे और साथ साथ में प्रयोगवाद के दो बिंदु हैं, जिसमें प्रयोगवाद की प्रस्तावना और प्रयोगवाद का अर्थ और स्वरूप, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो पहले हम एक संक्षिप्त में प्रयोगवाद की रूपरेखा का जिक्र कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो संपूर्ण प्रयोगवाद को हम निम्न भागों में विभाजित करके या इसको डिवाइड करके अच्छी तरह से हम प्रयोगवादी साहित्य है उसको, संपूर्ण साहित्य को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 प्रयोगवाद का अर्थ और स्वरूप, नंबर 3 युगीन परिवेश या परिस्थितियां, तत्कालीन जो वातावरण कैसा था, प्रयोगवाद की पूर्व परंपरा और प्रेरणा स्रोत, चौथा है प्रयोगवाद का उद्भव और विकास, कैसे मतलब इसका उद्भव हुआ और विकास की ओर ये किस प्रकार से अग्रसर हुआ। आगे पांचवा जो टॉपिक रहेगा हमारा, प्रयोगवाद का नामकरण और प्रवर्तक, इसके प्रवर्तक कवि कौन थे। छठा है प्रयोगवाद के प्रमुख कवि, इसके जो आधार स्तंभ है, प्रमुख कवि है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और सातवां इसका जो हमारा टॉपिक है रहेगा प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएं, उसकी क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या उसकी टेंडेंसी थी। और अंतिम बिंदु रहेगा उपसंहार, निष्कर्ष। तो आज हम दो बिंदुओं पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। नंबर 1 प्रयोगवाद की प्रस्तावना। वैसे देखा जाए तो प्रयोगवाद का जो समय है, इसकी काल अवधि है, वो सन 1943 से लेकर के और 1943 साहित्य में वो प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। तो प्रस्तावना का जहाँ तक सवाल है, इसका जिक्र है, उसके बारे में हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। प्रयोग शब्द किस प्रकार से आधुनिक काव्य में आया है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में सन 1943 ईस्वी से लेकर के 1953 ईस्वी तक का जो काल है, वो प्रयोगवादी काव्य या काल कहा जाता है। 1943 से लेकर के जस्ट प्रगतिवाद के बाद का जो समय है, 1936 से लेकर के 1943 ईस्वी तक का जो टाइम ऑफ पीरियड है, वो तो प्रगतिवाद है। और 1943 से लेकर के 1953 ईस्वी का जो समय है, वो हम प्रयोगवाद का समय मान सकते हैं। तो सन 1943 ईस्वी में अज्ञे के नेतृत्व में हिंदी कविता के क्षेत्र में एक नए आंदोलन का प्रवर्तन हुआ, प्रकाश में आया, जिसे अब तक विभिन्न संज्ञाएं, विभिन्न क्या है नाम दिए गए हैं, जैसे प्रयोगवाद, प्रेपद्यवाद, नई कविता आदि प्रदान की गई। ये नामों से ये संज्ञा प्रदान की गई। ये इसके विश्वास की विभिन्न अवस्थाओं एवं दिशाओं को सूचित करती है। यथा प्रारंभ में जबकि कवियों का दृष्टिकोण एवं लक्ष्य स्पष्ट नहीं था, नूतनता की खोज के लिए केवल प्रयोग की घोषणा की गई थी, तो इसे प्रयोगवाद कहा गया। इसी आंदोलन की एक शाखा ने स्वर्गीय नलिन बिलोचन शर्मा के नेतृत्व किया। दूसरी ओर डॉक्टर जगदीश गुप्त और लक्ष्मीकांत वर्मा
इसे अधिक व्यापक क्षेत्र प्रदान करते हुए नई कविता नाम का प्रचार किया। संप्रति नई कविता नाम का ही अधिक प्रचलन है, किंतु इसे भी एक अस्थायी नाम ही मानना चाहिए। जिस प्रकार नवविवाहिता को घर में कुछ समय तक, जिस प्रकार से नवविवाहिता स्त्री को कुछ समय तक नई बहू कहा जाता है, पर आगे चलकर वह नई बहू भी किसी अन्य को नई बहू कहने लगती है। वो पुरानी पड़ जाती है तो दूसरी आने वाली है वो नई बहू का दर्जा प्राप्त कर लेती है। वैसी स्थिति नई कविता की है। पिछले युगों में खड़ी बोली कविता तथा छायावाद को भी क्रमशः नई धारा और नई कविता कहा जाता रहा है। अतः यह नाम किसी विशिष्टता का सूचक नहीं है। हमारे विचार से इस काव्य को या इस काव्य की दो प्रमुख प्रवृत्तियां व्यक्तिवाद एवं यथार्थवाद को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिपरक यथार्थवाद की संज्ञा देना उचित होगा। व्यक्तिपरक यथार्थवाद पर उच्चारण सुविधा की दृष्टि से इसे और भी संचित रूप देने के लिए अति यथार्थवाद भी कहा जा सकता है। पाश्चात्य साहित्य में इसे श्योर रियलिज्म अति यथार्थवाद पुकारा गया। अतः इसे अति यथार्थवाद कहा जाए तो सार्थक सिद्ध होगा। आगे दूसरा हमारा टॉपिक है प्रयोगवाद का अर्थ। प्रयोगवाद का अर्थ एवं स्वरूप, इसकी परिभाषा क्या है, इसका वास्तविक अर्थ क्या हो सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सामान्य रूप में प्रयोग शब्द अंग्रेजी के एक्सपेरिमेंट EXPERIMENT एक्सपेरिमेंट का हिंदी रूपांतर है, किंतु हिंदी में प्रयोगवाद शब्द साहित्य की उस धारा विशेष को सूचित करता है जो आई तो प्रगतिवाद के उपरांत, परंतु उसका जन्म मूलतः छायावाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। प्रयोगवाद शब्द दो शब्दों का संयोग का परिणाम है, यानी दो शब्दों से मिलकर प्रयोगवाद शब्द बना है। प्रयोग और वाद, इसमें पहला शब्द प्रयोग विज्ञान से संबंधित है, तो दूसरा शब्द वाद सिद्धांत या मताग्रह के घेरे से। घेरे को तोड़ना आवश्यक है, अतः उसे छोड़ दिया जाए तो ठीक होगा। प्रयोग का अर्थ है वस्तु की पूर्व मान्य प्रकृति का पूर्व ज्ञान प्राप्त करना। प्रयोग का उद्देश्य सत्यान्वेषण और उससे पाए सत्य का ग्रहण है। इस आधार पर प्रयोग एक प्रक्रिया है, कोई उद्देश्य नहीं है। प्रयोग की प्रक्रिया के आधार पर हम पारंपरिक मान्यताओं को पुनः अन्वेषित और पुनर्परीक्षित भी करते हैं और नए उपलब्ध सत्यों के आलोक में नई दिशा भी प्राप्त करते हैं। वस्तुतः प्रयोग जीवन को यथार्थ के पासार्व से देखने की प्रेरणा प्रदान करता है। प्रयोगवाद के स्वरूप को परिभाषित करने का प्रयास कतिपय विद्वानों ने किया है। उनके मतों का उल्लेख किया जा रहा है, यानी कहने का तात्पर्य प्रयोगवाद की परिभाषा की दृष्टि से देखें तो ये धनी है। कई विद्वानों ने क्या है, प्रयोगवाद को स्पष्ट करने का प्रयास किया है, इसको परिभाषित, इसकी कई मतलब क्या है डेफिनेशन, कई परिभाषाएं दी है, जिसमें नंबर फर्स्ट है धर्मवीर भारती के अनुसार प्रयोगवादी कविता में भावना है। प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना के आगे एक प्रश्न चिन्ह लगा है। इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिकता कह सकते हैं,
सांस्कृतिक ढांचा चरमरा उठा है और यह प्रश्न चिन्ह उसी की ध्वनि मात्र है। गिरजा कुमार माथुर के मतानुसार प्रयोगों का लक्ष्य व्यापक सामाजिक सत्य के खंड अनुभवों का साधारणीकरण करने में कविता को नवानुकूल माध्यम देना, जिसमें व्यक्ति द्वारा इस व्यापक सत्य का सर्वबोधगम्य प्रेषण संभव हो सके। अगली जो परिभाषा है लक्ष्मीकांत वर्मा ने लिखा है। क्या लिखा है देखते हैं। प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है। प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है। यह जागरूकता व्यक्ति सत्य और व्यापक सत्य के स्तरों पर व्यक्ति की अनुभूति की सार्थकता को भी महत्वपूर्ण मानती है। प्रयोगवाद व्यक्ति अनुभूति की शक्ति को मानते हुए समष्टि की तय तक पहुंचने का प्रयास है। तय तक प्रयोगवाद एक और व्यक्ति अनुभूति को समष्टि अनुभूति तक उत्सर्ग करने का प्रयास है, तो दूसरी ओर वह रूढ़ि का विरोधी और अन्वेषण का समर्थक भी है। अगली चौथी जो परिभाषा है डॉक्टर देवराज ने लिखा है। क्या लिखा है? तो अब तक हम धर्मवीर भारती, गिरजा कुमार माथुर, लक्ष्मीकांत वर्मा और चौथा है डॉक्टर देवराज ने लिखा है। क्या लिखा है डॉक्टर देवराज ने? पुरानी कविता रूढ़िग्रस्त और अरोचक हो उठी थी, दूसरे काव्य भाषा की जनभाषा के निकट लाना था। दूसरा ये था कि काव्य भाषा को जनभाषा के निकट लाना था। अतः बदलते परिवेश या बदलते हुए जीवन की नई संभावनाओं के उद्घाटन के लिए अथवा मूल्यों की प्रतिष्ठा व नवीन प्रयोग करने के लिए प्रयोगवाद का जन्म हुआ। रामधारी सिंह दिनकर, पांचवा है रामधारी सिंह दिनकर ने, उनका क्या दृष्टिकोण है, क्या मत है देखते हैं। जब प्रगतिवाद के नाम पर साहित्य में कनस्तर बजाए जाने लगे और साहित्यिक मूल्यों का ह्रास होने लगा, तब यह आवश्यक हो गया कि हिंदी में कला और शैली के हिलते हुए महत्व को फिर से सुस्थिर करने का प्रयास किया जाए। प्रयास धीरे धीरे बढ़कर प्रयोगवाद हो गया। अगली और अंतिम परिभाषा है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है, उक्त काव्य धारा पर पाश्चात्य साहित्य के प्रतीकवाद, सिंबोलिज्म, बिंबवाद, इमेजन या इमेजिज्म, दादावाद, दादा मूवमेंट, अति यथार्थवाद, श्योर रियलिज्म, अस्तित्ववाद, एक्सिस्टेंटियलिज्म तथा फ्राइड के यौन एवं कुंठावाद का प्रभाव पड़ा है। तो ये परिभाषाएं रही। अब हम सारांश रूप में, निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं, उपयुक्त परिभाषाओं से ये निर्विवाद है कि प्रयोगवाद नई चेतना, नया शिल्प और नई अभिव्यक्ति लेकर आया। मार्क्सवादी सिद्धांतों की अतिवादता के कारण कविता में जो विज्ञापनी प्रवृत्ति विकसित हो गई थी, उससे बचने के लिए वस्तु और शिल्प दोनों ही क्षेत्रों में नए प्रयोग हुए और प्रयोगवाद का स्वरूप स्थिर होता चला गया। और कल पढ़ेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।